एक ही जिले के डीएम साहब और एसपी मैडम की शादी हो रही थी। शादी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और डीएम साहब ने भिखारियों के लिए खाने पीने का प्रबंध भी किया था, क्योंकि उनका मानना था कि हम इंसान हैं और इंसानियत को कभी नहीं भूलना चाहिए। यानी डीएम साहब बड़े ही दयालु किस्म के आदमी थे, इसलिए अपनी शादी में भिखारियों के लिए भी उन्होंने विशेष इंतजाम किया था। अब शादी के दौरान जब दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे थे और सभी लोग उन्हें बधाइयां देने आ रहे थे, तभी एक भिखारी स्टेज पर चढ़ आता है। स्टेज पर चढ़ने के बाद वह डीएम साहब की तरफ घूरते हुए देखता है और हंसते हुए कहता है, अगला नंबर तेरा है। ये कहते हुए वह जोर जोर से हंसने लगता है। यह दृश्य देखकर एसपी मैडम, जो दुल्हन के लिबास में बैठी हुई थी, तुरंत पुलिस वालों को आदेश देती हैं कि उसे वहां से निकाल दिया जाए। लेकिन तभी डीएम साहब, जो दूल्हे के रूप में वहां बैठे थे, पुलिस वालों को रोकते हैं और उस भिखारी से पूछते हैं, भाई तुम यह क्यों कह रहे हो कि अगला नंबर तेरा है? डीएम साहब के मन में यह सवाल था कि यह भिखारी कौन है और यहां आकर मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहा है, जबकि इसे यह भी पता है कि मैं इस जिले का डीएम हूं। शादी में अचानक घटी इस घटना के बाद डीएम साहब और एसपी मैडम के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया। एसपी मैडम बार बार पुलिस वालों को उस भिखारी को बाहर निकालने का आदेश दे रही थी, लेकिन डीएम साहब ने पुलिस वालों को रोक दिया। इसके पीछे दूसरा कारण यह भी था कि जब भिखारी स्टेज पर चढ़ा था तो एसपी मैडम के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थीं। यह देखकर डीएम साहब को शक हुआ और उन्होंने सोचा कि कहीं इस घटना के पीछे कोई गहरा राज तो नहीं छिपा है। इस बात को समझने के लिए डीएम साहब ने भिखारी को एक तरफ ले जाकर उससे बात करने का फैसला किया। एकांत में ले जाकर उन्होंने उससे कड़े लहजे में पूछा, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूं और मेरी पत्नी कौन है? हम इस जिले के बड़े अधिकारी हैं। अगर हम चाहे तो तुम्हें एक ही झटके में जेल की सलाखों के पीछे डाल सकते हैं। फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो और मेरी शादी में बाधा डालने की कोशिश क्यों कर रहे हो? भिखारी ने शांत भाव से जवाब दिया, साहब, मुझे सब पता है कि आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं वह सच है। मैं उस महिला को जिससे आप शादी कर रहे हैं बहुत अच्छे से जानता हूं। यह सुनकर डीएम साहब हैरान रह गए। कुछ पल के लिए वे चुप हो गए और सोचने लगे कि आखिर यह व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है। थोड़ी देर बाद उन्होंने भिखारी से पूछा, कैसे जानते हो तुम इसे? तुम्हारा इसके साथ क्या कनेक्शन है? भिखारी ने जवाब दिया, साहब, अगर आपको मेरी बात समझनी है और सच्चाई जाननी है तो उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो मैं सब कुछ बताने को तैयार हूं। डीएम साहब यह सुनकर गहरे विचारों में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह भिखारी सच बोल रहा है या सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्होंने तय किया कि सच्चाई जानना जरूरी है। इसके बाद जब डीएम साहब उस भिखारी से और बातें करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी एसपी मैडम वहां आ जाती हैं। वह आते ही कहती हैं, यहां क्या कर रहे हो? हमारी शादी हो रही है और तुम इस भिखारी के साथ क्या बातें कर रहे हो? एसपी मैडम का ऐसा व्यवहार देखकर डीएम साहब के मन में शक और गहरा हो जाता है। उन्हें महसूस होता है कि एसपी मैडम बार बार इस भिखारी को हटाने और उनसे मिलने से रोकने की कोशिश क्यों कर रही हैं। डीएम साहब ने स्थिति संभालते हुए कहा, तुम चलो, मैं आ रहा हूं। इसके बाद उन्होंने उस भिखारी से कहानी सुनने का निर्णय लिया। भिखारी ने अपनी कहानी शुरू की। उसने कहा, साहब, यह बात लगभग 6-7 साल पहले की है। दिल्ली के एक कॉलेज में एक लड़का पढ़ा करता था जिसका नाम था राकेश। राकेश के पिता फर्नीचर के बड़े व्यापारी थे और राकेश पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम किरण था। राकेश और किरण दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर प्यार में बदल गया। कुछ समय बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भिखारी यह कहते हुए रुका जैसे वह कोई कड़वी याद में खो गया हो। उसकी बातों ने डीएम साहब को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस पूरी कहानी का एसपी मैडम और उनकी शादी से क्या संबंध हो सकता है। किरण का परिवार काफी संपन्न और प्रतिष्ठित था। उसके पिता और भाई बड़े बड़े अधिकारी थे और यही कारण था कि वह भी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़कर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती थी। जब उसने अपने घर वालों से यह बात की कि वह राकेश से शादी करना चाहती है, तो उसके परिवार वाले खुशी खुशी राजी हो गए। इधर राकेश के घर वाले भी इस शादी के लिए सहमत हो गए थे और फिर दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद राकेश और किरण अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगे। राकेश ने अपने पिता के फर्नीचर व्यवसाय को संभाल लिया
और वहीं रहकर उसे चलाने लगा। वहीं किरण की ख्वाहिश थी कि वह आगे की पढ़ाई करके अपने पिता और भाई की तरह एक बड़ा पदाधिकारी बने। इस सपने को पूरा करने के लिए उसने पूरी मेहनत से पढ़ाई जारी रखी और राकेश ने भी उसकी पढ़ाई में पूरा समर्थन किया। धीरे धीरे किरण ने अपनी मेहनत और लगन से आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना पूरा किया। अब वह एक मजबूत, स्वतंत्र और सम्मानित अधिकारी बन चुकी थी। इस सफलता को देखकर राकेश भी गर्व महसूस करता था, क्योंकि उसने हमेशा किरण का साथ दिया था और उसकी सफलता में उसका योगदान था। लेकिन भिखारी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डीएम साहब को अब यह समझ में आने लगा था कि भिखारी जिस महिला के बारे में बात कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी किरण ही थी। आईपीएस अधिकारी बनने के बाद किरण ने एक जिले में जाकर अपना कार्यभार संभाल लिया। उधर राकेश अपने फर्नीचर के व्यवसाय को संभालने में दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन दुर्भाग्यवश किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और उसका बिजनेस धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। जहां किरण का करियर लगातार तरक्की पर था और उसकी सफलता के चर्चे हो रहे थे, वहीं राकेश का भविष्य अंधकारमय होता चला गया। 1 साल के भीतर राकेश का पूरा व्यवसाय ठप पड़ गया। यह स्थिति उसके लिए असहनीय थी। वह दिन ब दिन अधिक परेशान रहने लगा और डिप्रेशन का शिकार हो गया। राकेश को अब अपने व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह लोगों से मिलने जुलने से कतराने लगा और सभी की तरफ अजीब नजरों से देखने लगा। उसकी मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ने लगी। इस स्थिति को देखकर राकेश के परिवार वालों ने उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी पत्नी किरण अब एक बड़ी अधिकारी है, वह एक आईपीएस है और उसका भविष्य उज्जवल है। तुम उससे मदद लो और उसके साथ नई शुरुआत करो। यह समय हिम्मत हारने का नहीं है। लेकिन राकेश, जो पहले ही मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट चुका था, इस सुझाव पर क्या प्रतिक्रिया देगा? यह सवाल बना रहा किरण की तरक्की और राकेश की असफलता के बीच का यह अंतर उनके रिश्ते को कहां ले जाएगा। यही सवाल अब डीएम साहब के मन में गूंज रहा था, क्योंकि यह कहानी धीरे धीरे उनके सामने एक बड़ी सच्चाई खोलने वाली थी। दोस्तों, राकेश ने अपने घर वालों की सलाह मान ली और अपनी पत्नी किरण के पास कानपुर पहुंच गया, जहां उसकी पोस्टिंग थी। किरण को वहां एक सरकारी आवास भी मिला हुआ था। राकेश ने वहां जाकर रहना शुरू कर दिया। किरण ने भी उसका अच्छे से ख्याल रखना शुरू कर दिया और कहा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस मेरे साथ रहो, कोई भी परेशानी नहीं होगी। किरण अपने काम और राकेश की देखभाल के बीच संतुलन बनाए रख रही थी। सब कुछ सामान्य और ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर उसी जिले में एक नए डीएम साहब की पोस्टिंग हुई, जिनका नाम अविनाश था। अविनाश के पदभार ग्रहण करने के मौके पर उनका स्वागत करने के लिए किरण गुलदस्ता लेकर उनके ऑफिस पहुंची। जैसे ही किरण की नजर डीएम साहब पर पड़ी, वह उन्हें देखकर पहली ही मुलाकात में प्रभावित हो गई। उसकी भावनाओं में एक अजीब सा बदलाव आ गया और वह डीएम साहब के प्रति आकर्षण महसूस करने लगी। अब किरण के दिमाग में अविनाश के लिए प्यार उमड़ने लगा। अपने कर्तव्यों और पति की जिम्मेदारी निभाने के बीच वह भावनात्मक उलझन में फंसती जा रही थी। यह स्थिति धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ रही थी जो किरण और राकेश के रिश्ते पर गहरा प्रभाव डाल सकती थी। लेकिन दोस्तों, किरण उनसे दिलों जान से प्यार करने लगी थी। वह सोचने लगी थी कि अब किस तरह से उनसे शादी की जाए। वह बार बार मौका ढूंढा करती थी डीएम साहब से मिलने का और घंटों तक उनसे बात करने लगती थी। यह बात डीएम साहब को भी महसूस हो जाती है। इसके बाद एक दिन डीएम साहब एक बार उससे पूछ ही लेते हैं। जैसे ही डीएम साहब किरण से पूछें, तो उसके बाद किरण अपने मन की बात बता देती है और डीएम साहब से अपने प्यार का इजहार कर देती है। अब यह बात जैसे ही अविनाश सुनता है, तो उसे एकदम से यह बात बड़ी ही अजीब लगती है। लेकिन फिर भी वह सोचता है कि कोई बात नहीं हो सकता है, पहली ही नजर में उसे मुझसे प्यार हो गया हो। ऐसा सोचते हुए डीएम साहब, जो कि बहुत ही सुलझे हुए और दयालु इंसान थे, कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, हम दोनों शादी कर लेंगे। अब जैसे ही किरण शादी की बात सुनती है, तो एकदम से उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन वह किसी तरह बात को संभाल लेती है, क्योंकि किरण की पहले ही शादी हो चुकी थी और उसका पति राकेश डिप्रेशन की हालत में घर के अंदर रहता था और उसे उसकी देखभाल करनी पड़ती थी। लेकिन किरण का प्यार अब अविनाश के लिए कुछ ज्यादा ही था, इसलिए वह राकेश के कॉलेज वाले प्यार को पूरी तरह से भूल चुकी थी और अब राकेश को रास्ते से हटाना चाहती थी।
इसी वजह से किरण एक डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से कुछ ऐसी मेडिसिन ले आती है जिनसे राकेश की मानसिक स्थिति थोड़ी और बिगड़ जाएगी। किरण वह दवाइयां डॉक्टर से ले आई और लाकर अपने पति को डिप्रेशन की दवाई कहकर देती रहती है। वह झूठ मूठ का ड्रामा करती हुई उसका ख्याल रखने का नाटक करती है और उन दवाइयों को उसे खिलाती रहती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और फिर अचानक से राकेश की मानसिक हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। इसके बाद किरण उसे पागल खाने में भर्ती करा देती है, जहां वह पागलों के बीच रहने लगता है। पागल खाने में रहने के दौरान राकेश को वह दवाइयां नहीं मिलती जो किरण उसे देती थी और धीरे धीरे दवाइयों का असर खत्म हो जाता है। राकेश पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। जैसे ही उसे होश आता है और वह पागल खाने में खुद को पाता है, वह इधर उधर देखने लगता है। डॉक्टरों से गुहार लगा आता है। वह कहता है, साहब मैं पागल नहीं हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन डॉक्टर उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उसे पागल खाने में ही भर्ती कर देते हैं। इसी दौरान डीएम साहब के घर वाले उनसे शादी के लिए बात करने लगते हैं। वे कहते हैं, बेटा अविनाश, अब तू शादी के योग्य हो गया है और अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद डीएम साहब अपने घर वालों से कहते हैं, माँ बाऊजी, मैं जहां काम करता हूं वहां की एक एसपी है, वह मुझे देखने में बहुत खूबसूरत लगती है और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। अब जो अविनाश के घर वाले होते हैं उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि लड़की एएसपी थी और वह काफी खूबसूरत थी। जब अविनाश ने उनका फोटो दिखाया तो उसे देखकर घर वालों ने बिना कोई देर किए सहमति दे दी। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, अगर तू इसी लड़की से शादी करना चाहता है तो शादी कर ले, क्योंकि अब अड़ोस पड़ोस के लोग बातें बनाने लगे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारा बेटा शादी कब करेगा। उसकी उम्र काफी बढ़ चुकी है। इस पर अविनाश किरण से शादी की बातें कर लेता है और दोनों के बीच बातें तय हो जाती हैं। अविनाश के घर वाले एक निश्चित मुहूर्त निकालकर दोनों की शादी तय कर देते हैं। जब अविनाश किरण से उसके घर वालों से मिलाने के लिए कहता है तो वह तरह तरह के बहाने बना देती है और उनसे मिलने से मना कर देती है। शादी तय हो चुकी थी और शादी होने में लगभग 6 महीने का समय था। अब अविनाश और किरण दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं और जब भी समय मिलता दोनों साथ बैठकर हंसी खुशी बातें किया करते थे। उधर राकेश पागल खाने में बार बार डॉक्टरों से कहता रहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूं, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। फिर एक दिन अचानक एक बड़े डॉक्टर साहब पागल खाने में विजिट करने के लिए आते हैं और राकेश उन्हें देखकर समझ जाता है कि यह बड़े डॉक्टर हैं जो उसे बाहर निकाल सकते हैं। राकेश उनके सामने जाता है और उनसे गुजारिश करने लगता है, साहब, मुझे पता है कि आप बड़े डॉक्टर हैं और आप चाहे तो मुझे यहां से बाहर निकाल सकते हैं। मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूं। मेरी पत्नी ने मुझे कुछ दवाइयां खिलाई थी जिनकी वजह से मैं पागल हो गया था। डॉक्टर साहब उसकी बात सुनते हैं और उसका टेस्ट करने के बाद यह पता चलता है कि उसकी मानसिक स्थिति अब पूरी तरह से ठीक है और उसे पागल खाने में रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद डॉक्टर साहब उसे वहां से बाहर भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं और राकेश को पागल खाने से बाहर भेज देते हैं। राकेश वहां से निकलता है और सीधा अपनी पत्नी के घर की तरफ जाता है। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता है, वह देखता है कि गार्डन में उसकी पत्नी एक और आदमी के साथ बैठी है और हंसी खुशी बातें कर रही है। यह देखकर राकेश वहीं छुप जाता है और छुप छुप कर किरण का पीछा करने लगता है और उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगता है। कुछ संरक्षक जो वहां किरण की सुरक्षा के लिए तैनात थे, उनसे वह पूछता है कि यह महिला कौन है और उसके साथ यह आदमी कौन है। वो उसे बताते हैं कि यह दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं और लगभग 6 महीने में इनकी शादी हो जाएगी। राकेश यह सुनकर थोड़ा हैरान होता है और वह सोचता है कि वह सीधे जाकर किरण से सब कुछ साफ साफ बोल दे कि तुमने मेरे साथ यह सही नहीं किया। लेकिन फिर उसे यह समझ आता है कि किरण की शादी डीएम साहब से होने वाली है और वह एएसपी है जो उसके खिलाफ कुछ भी कर सकती है। इस डर के कारण राकेश कुछ नहीं कहता और वहीं से इधर उधर भटकने लगता है। अब जब वह अपने माता पिता के पास जाने का सोचता है तो फिर उसे एक बार फिर से ख्याल आता है और वह सोचता है कि अगर किरण को यह पता चल गया कि मैं ठीक हो गया हूं तो वह फिर मेरे साथ कुछ गलत कर देगी और मुझे दोबारा से पागल खाने में भेज देगी। इसी वजह से राकेश ना तो अपने घर जाता है और ना ही किरण से कुछ कह पाता है। वह उसी शहर में रहकर भीख मांगने लगता है
और भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगता है। धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद अचानक से एक शादी का इनविटेशन सभी भिखारियों में भी बांटा जाता है। ये शादी थी डीएम साहब और एसपी मैडम की, यानी कि राकेश की पत्नी किरण की शादी अब डीएम साहब से होने वाली थी और उसका इनविटेशन राकेश को भी मिला है। इस बात को देखकर राकेश उस शादी में जाने का फैसला कर लेता है और शादी के दिन उस शादी में पहुंच जाता है। वहां पर जाकर भिखारियों के लिए खाने का अलग से प्रबंध था और उन्हें भरपेट खाना खिलाया जा रहा था। स्टेज सजा हुआ था और स्टेज पर किरण बैठी हुई थी और साथ में डीएम साहब बैठे हुए थे। इसके बाद राकेश वहां पर जाता है और वहां पर जाकर डीएम साहब की तरफ देखकर हंसने लगता है। हंसते हंसते उससे कहने लगता है, अगला नंबर तेरा होगा, और ऐसा कहकर दोबारा से हंसने लगता है। फिर राकेश डीएम साहब से कहता है, इससे आगे की कहानी आपको पता है, क्योंकि वह लड़का मैं हूं जिसका नाम राकेश है, और वह कलेक्टर साहब आप हो जिसका नाम अविनाश है, और किरण मेरी पत्नी थी, उससे शादी हो चुकी थी, लेकिन उसने मुझे रास्ते से हटाया और आपसे शादी करने के लिए आपको अब तक यह नहीं बताया होगा कि उसकी मेरे से शादी हो चुकी है। अब डीएम साहब यह सारी बातें सुनते हैं और साथ ही उन्हें वह सारी बातें याद आती हैं कि कैसे किरण बार बार उसे यहां से भगाने की कोशिश कर रही थी और वह नहीं चाहती थी कि डीएम साहब की बात उससे हो जाए। इसके बाद डीएम साहब को पूरी तरह से राकेश पर विश्वास हो जाता है, लेकिन फिर भी वह उससे पूछने लगते हैं, ये बताओ, अगर तुम पागल खाने में थे तो तुम्हारे पीछे जो इस घर के अंदर हुआ था वह बातें तुम्हें कैसे पता है? राकेश जवाब देता है, साहब, जब मैं वहां से छूटा था तो उसके बाद मैंने पूरी तरह से तहकीकात की थी और तहकीकात करने के दौरान सारी बातें मेरे सामने आ गई थीं, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोग इस बारे में बातें बनाते थे कि इसने अपने पति को पागल घोषित कर दिया और अब दूसरे व्यक्ति से शादी कर रही है। इसके बाद डीएम साहब इस बात को डबल चेक करना चाहते हैं और वह किरण को वहीं पर अपने पास बुला लेते हैं। बुलाने के बाद वह किरण से पूछते हैं, किरण, क्या तुम इसे जानती हो? किरण थोड़ी घबराती है, लेकिन फिर कह देती है, नहीं, मैं इसको नहीं जानती। राकेश तुरंत जवाब देता है, क्यों झूठ बोल रही हो? मैं तुम्हारा पति नहीं हूं जिससे तुमने शादी की थी, और कॉलेज में हमें एक दूसरे के साथ पढ़ते थे। लेकिन किरण साफ साफ मना कर देती है और कहती है, नहीं, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है और मैं इसे कैसे भी नहीं जानती हूं। तभी राकेश अपने पास से अपना पर्स निकालता है जिसमें उसने आज तक अपना और किरण का एक फोटो रखा हुआ था जो बीच से फटा हुआ था। राकेश उस पर्स में से वह फोटो निकालता है और डीएम साहब के सामने रख देता है। डीएम साहब उस फोटो को देखकर सारी बातों को डबल चेक कर चुके होते हैं और फिर वह किरण को वहीं से अरेस्ट करवा देते हैं। अपने पति को धोखा देने के लिए और झूठ बोलकर शादी करने के लिए एसपी मैडम को पकड़वा दिया जाता है और उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा चलाया जाता है। कुछ दिनों तक मुकदमा चलता है और फिर किरण को जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद डीएम साहब राकेश की मदद करते हैं और उसे एक अच्छा सा बिजनेस सेटल करवा देते हैं। राकेश अब उस बिजनेस में मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद राकेश अपने खोए हुए रुतबे को दोबारा से प्राप्त कर लेता है और अपने माता पिता से मिलने के लिए उनके घर पहुंच जाता है। जब वह अपने घर जाता है तो उसके माता पिता कहते हैं, बेटा, तू कहाँ चला गया था? हमने तो कई बार तेरी पत्नी के पास भी फोन किया था, लेकिन उसने बोल दिया कि मुझे नहीं पता कि वह कहाँ चला गया। डिप्रेशन के मारे वह यहां से कहीं निकल गया है और इधर उधर घूमा करता है। जब उसके घर वालों से बात की थी तो उन लोगों ने भी यही बात बताई थी। हम लोग तो बड़े परेशान हो गए थे। जब राकेश अपनी पूरी कहानी अपने माता पिता को बताता है तो वे सुनकर थोड़े मायूस हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारे बेटे ने कितने कष्ट सहे हैं। इसके बाद राकेश के माता पिता डीएम साहब के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वे कहते हैं, साहब, आपकी वजह से आज हमारा बेटा दोबारा से इस समाज में सर उठाकर जिंदगी जी रहा है, वरना ऐसे भिखारियों की तरह इधर उधर घूमता रहता। डीएम साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, जो भी हुआ वह अच्छे के लिए हुआ है। अगर यह नहीं होता तो शायद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती, क्योंकि ऐसी महिला का क्या भरोसा, जो आज इसके साथ है कल उसके साथ है। हो सकता है वह मुझे भी छोड़कर किसी और के साथ चली जाती। राकेश को डीएम साहब की यह बात समझ में आती है और वह अपने फैसले पर गर्व महसूस करता है कि उसने उस रिश्ते से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को सही दिशा दी।
यह सब राकेश की मेहनत और साहस का फल है। उसने खुद को फिर से उठाया और अब वह अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रहा है। मेरा काम तो बस उसे सही दिशा में मदद करना था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना, भावनाओं को आहत करना या किसी के दिल को दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक, सचेत और अलर्ट करना था। यह थी एक छोटी सी कहानी जिसमें एक डीएम साहब की शादी में एक भिखारी आया और भिखारी आने के बाद डीएम साहब ने अपनी ही दुल्हन को सलाखों के पीछे भेज दिया। आप क्या कहना चाहते हैं डीएम साहब अविनाश के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं एसपी मैडम किरण के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं उस भिखारी के बारे में? आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे वीडियो को देखकर आपका मन सोचने पर मजबूर हो गया होगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी क्या राय है? कृपया अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां भी रहिए, सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।